प्यारे बच्चों, देश दीपक इजी लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 7 जो कि जंतुओं में जनन पर आधारित है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हमको यह समझ लेना है कि जनन अथवा प्रजनन अथवा रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसको समझ पाएंगे। तब इसके पश्चात हमको समझना है कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन क्या होता है, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि जननांग, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जननांग के बारे में। तो हम नर और मादा जननांगों के संबंध में चर्चा करेंगे और यह मानव के संदर्भ में केवल होगा। अगली बात यहाँ पर हम समझेंगे कि निषेचन क्या है या फर्टिलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है। फिर भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, एम्ब्रियो किस प्रकार से मादा के शरीर में डेवलप करता है, एक बच्चे का जन्म किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया में होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। और फिर जाकर के जरायुज और अंडयुज क्या होते हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रजनन क्या है। प्रत्येक जीवधारी, चाहे वह पेड़ पौधा हो अथवा जंतु हो, अपने समान उसमें जीव उत्पन्न करने की या अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और अपने समान संतान उत्पन्न करने की यह जो क्षमता होती है वही जनन कहलाती है या प्रजनन कहलाती है। अब यह सजीवों का प्रमुख लक्षण है, जो भी जीवधारी हैं उनका यह प्रमुख लक्षण है और साथ ही साथ जो है यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दूसरी चीज़ यहाँ पर जान लेना है कि जनन या रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। तो पहली चीज़ कि जो भी जनन की प्रक्रिया होती है, उस जनन की प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। चाहे पेड़ पौधे हों, आम के पौधे से जो फल निकलता है उस बीज से आम का पौधा तैयार होता है, नीम के नीमकौड़ी से नीम का बीज निकलता है, उससे नीम का पौधा तैयार होता है। इसी प्रकार से मानव अपने समान बच्चों को जन्म देता है। जो जानवर हैं वह जानवर भी अपने समान संतानों को जन्म देते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है, जनन क्यों आवश्यक है, इससे कोई भी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करता है। और फिर दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है कि प्रत्येक जाति का जो भी जीव है वह अपने अस्तित्व को इससे बनाए रखता है अथवा विलुप्त होने से रोकता है। तो अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो एक ऐसी दशा आ जाएगी कि उस जीवधारी का या पेड़ पौधे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए यह आवश्यक है। अब जंतुओं में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं? जंतुओं में जनन की दो प्रमुख विधियों या जीवधारियों में जनन की दो प्रमुख विधियों पर बात करेंगे। एक तो अलैंगिक जनन होता है और दूसरा यहाँ पर लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अलैंगिक प्रजनन के बारे में हमको देख लेना है। क्या परिभाषा है? यह जोड़ रहा है कि पिछली कक्षा में आपने पौधों के अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन किया है। तो पहले जान लेना है कि अलैंगिक प्रजनन होता क्या है। अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से, एकल जनक कहने का मतलब है कि इसमें या तो माता पिता में से किसी एक से ही उसका जन्म होता है। इसमें युग्मक का कोई रोल नहीं होता है, इसमें युग्मक कहीं से भाग नहीं लेता है, या उनको जनक कोशिकाएं कहते हैं। वह जनक कोशिकाएं भी किसी तरह से अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेती हैं। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं या बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कर सकते हैं।
और इस प्रक्रिया में या तो जो पेरेंटल या जिसको जनक जीव कहते हैं वह क्या करेगा, वह विभाजित हो जाता है, या उसका एक हिस्सा वह नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। इसी को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में यहाँ पर देखिए कि बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि है, इसीलिए इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रा में किस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और यह हाइड्रा में एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए हाइड्रा में यह जनन की एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसको मुकुल कहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चित्र में, यहाँ पर इसको मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल क्या होता है, सबसे पहले शरीर का इसके केंद्रक, जो यह हाइड्रा है, इस हाइड्रा के शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। और जो इसमें मुकुल है, यह मुकुल यहाँ पर पैतृक जीव से अलग हो जाता है और पैतृक जीव से अलग होकर के वह एक पूर्ण विकसित जीव के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले केंद्रक यहाँ पर विभाजित हुआ और यह बड या मुकुल परिपक्व हुआ। और जब यह परिपक्व हो जाता है तो नए हाइड्रा के रूप में यह अपने पैतृक हाइड्रा से अलग होकर के नए जीव को बना देता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर समझते हैं कि अमीबा में यह विखंडन की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए अमीबा, आप जानते हैं कि इसमें अनियमित संरचना होती है। अमीबा की संरचना अनियमित होती है और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो कम विकसित जीव होते हैं, उन्हीं कम विकसित जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। और अगली चीज़ याद रखना है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चे जन्म लेते हैं वह पूरी तरह से जो माता पिता हैं उनके क्लोन होते हैं। तो इसका मतलब है कि माता पिता के यह समान होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अमीबा में जो कोशिका है, अमीबा की जो कोशिका है उसमें केंद्रक सबसे पहले बड़ा होता है और केंद्रक बड़ा होने के पश्चात वह लंबा हो जाता है और इसका केंद्रक जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये सबसे पहली प्रक्रिया हुई। तो जो एक यहाँ पर अमीबा है, उस अमीबा का केंद्रक सबसे पहले बड़ा हुआ और इसको कहते हैं डम्बेल शेप। तो यहाँ पर डम्बेल शेप बना लेता है और डम्बल शेप बनाने के पश्चात यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तब इसके बाद इसकी जो कोशिका झिल्ली है, वह कोशिका झिल्ली भी सिकुड़न द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है और इसके साथ ही साथ इसमें जो कोशिका द्रव्य दिया गया है वह कोशिका द्रव्य भी फिर विभाजित हो जाता है। तो इस मूल अमीबा से अब आपको दो नए संतान के रूप में अमीबा प्राप्त हो जाते हैं और यह दोनों अलग अलग विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की, उस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो नया जीव बनता है वह पूरी तरह से माता पिता का क्लोन होता है। अब अगली बात आती है कि लैंगिक जनन क्या होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर देखिए जनन की वह विधि है जिसमें किसी जाति के दो जीव भाग लेते हैं और एक जीव को हम नर कहते हैं तथा दूसरे को मादा कहते हैं। इसके लिए नर और मादा जननांग का होना अनिवार्य है, तभी जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमको पता चलेंगी।
पहली चीज कि एक लिंगी जंतु क्या होता है और दूसरा जो है द्विलिंगी जंतु क्या होता है। तो एक लिंगी का अर्थ हुआ कि ऐसे जंतु अथवा जीव जिनमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं उन्हें हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, मनुष्य हो गया, या जितने भी मैमल्स होते हैं वह सभी जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया को करते हैं। फिर बात आती है कि द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं। तो द्विलिंगी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिसमें नर और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, इसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। तो उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं और उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं उनमें लैंगिक जनन एकमात्र प्राकृतिक विधि है अपने अस्तित्व को बनाए रखने की, साथ ही साथ नए जीवों को जन्म देने की। तो यहाँ पर होता क्या है, लैंगिक जनन में यहाँ पर विपरीत लिंग के दो जीव होते हैं और नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं। तो यह होगा किसमें, जो एक लिंगी जीव होंगे उसमें नर और मादा युग्मक अलग अलग जीव में बनेंगे। फिर क्या होगा, नर और मादा युग्मक जो इस तरह से हैं उनका संलयन होगा, ये आपस में मिलते हैं और मिल करके युग्मनज बनाते हैं या जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। पहले गैमेट होता है, फिर गैमेट के बाद ये जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है, फिर ये डेवलप करता है, विकसित होता है, एम्ब्रियो बना लेता है या भ्रूण बना लेता है, और भ्रूण बनाने के पश्चात यही विकसित होकर के नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि लैंगिक जनन यह ज़्यादा अच्छा क्यों होता है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की विधि को अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसमें अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आप देखे होंगे, माता पिता को अपने देख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपका जो चेहरा है या आपकी शारीरिक बनावट है पूरी तरह से माता पिता की तरह नहीं होती है। कुछ लक्षण माता पिता की तरह होते हैं, कुछ नए लक्षण भी आप में आते हैं। और इसका लाभ ये होता है कि जब हम वातावरण में या नई परिस्थितियों में आते हैं तो नई परिस्थितियों में आने पर जीवित रहने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। फिर इससे जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं उन विभिन्नताओं के कारण जीव बदले हुए पर्यावरण में अनुकूलन कर पाता है या अनुकूलन की संभावना बढ़ जाती है। अब अगली बात आती है कि जो अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन है इन दोनों में फिर अंतर क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में यहाँ पर दो जनक भाग लेते हैं, एक नर होता है और दूसरा मादा होता है। दूसरा जो अंतर है यहाँ पर अलैंगिक जनन में कि पैतृक कोशिकाओं से ही नया जीव बन जाता है। यहाँ पर युग्मक या युग्मनज की कोई बात नहीं होती है। तो लैंगिक जनन में युग्मक होता है, युग्मनज होता है, उससे नए जीव का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक में केवल और केवल पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बन जाता है। फिर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वह तीव्र प्रक्रिया है, कम समय में इससे जनन की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में प्रत्येक जीव के लिए यहाँ पर गैमेट से लेकर के और एम्ब्रियो से लेकर के नए जीव के डेवलप होने या विकास होने का एक निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय में ही यह अपना परिपक्वता प्राप्त करते हैं और नए जीव को उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ पर अलैंगिक जनन में जो संतान है
उस संतान की जो जीनी संरचना होती है वह मातृ जीवों के लगभग या एकदम समान होती है। इसीलिए इसको बार बार करें कि क्लोन कहते हैं जब अलैंगिक जनन होता है। लेकिन जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो संतान में लक्षण आते हैं वह माता पिता के लक्षण होते हैं या पिछली कई पीढ़ियों से यह लक्षण आ सकते हैं।